बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, बल्कि आज का हमारे टॉपिक्स हैं, दो शॉर्ट आर्टिकल्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बाद दफ़ा हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जब शामिल होती है तो उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। नॉर्मली हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, लेकिन हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आती कहाँ से है? नॉर्मली जब भी कोई फ्यूल, जैसे कोई लकड़ी है, चाहे पेट्रोल है, चाहे आप कह सकते गैस है, उसको बर्न किया जाता है तो बर्निंग के बाद जो प्रोडक्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नॉर्मल जब केसेस में जब बर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा जब किसी भी फ्यूल की मुकम्मल बर्निंग ना हो, मुकम्मल बर्निंग होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, लेकिन अगर किसी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम हो और वहाँ किसी फ्यूल को जलाया जाए तो वो इनकम्प्लीट बर्न करेगा और इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। यानी अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, अगर ऑक्सीजन कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो पहला तो आप लोगों ने याद रखना है, नॉर्मली हमारी हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फ्यूल्स जो हैं, जितने भी हमारे पास ईंधन जो हैं, जब उनको जलाया जाता है और सही तरह से वो ना जलें ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन, कंबस्शन कहते हैं जलाने को, और फ्यूल जब फ्यूल को मुकम्मल तौर पे अगर जलाया ना जाए, जैसे गैसोलीन पेट्रोल को कहा जाता है वुड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गैस हीटर एक कमरे में चल रहा है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस कमरे की ऑक्सीजन जब कम होना शुरू होगी तो फिर वो गैस का जो हीटर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा। इफ़ गैस हीटर केप्ट बर्निंग इन क्लोज्ड इन्वायरमेंट, ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी ना, और सही तरह जो गैस की बर्निंग है वो होती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहेगी। लेकिन अगर इन्वायरमेंट क्लोज हो जाए तो वहाँ ऑक्सीजन की जब कमी होना शुरू होती है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट क्या है? जैसे मैं कहता हूँ HB, इसके बारे में हमने दो बातें डिस्कस की थी। इसका एक हीम ग्रुप है और एक ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन का एक हीम ग्रुप है और एक ग्लोबुलिन। आमतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड वो CO2 जो है वो ग्लोबुलिन पार्ट के साथ बाइंड करती है। ये बात हम पहले ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है हीम ग्रुप के साथ। क्लियर? इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से कॉम्पिटिटर नहीं है। इसकी सीट कुछ और है, इसकी सीट कुछ और है बाइंडिंग की। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन का कॉम्पिटिटर है। क्लियर? इसने भी हीम ग्रुप के साथ बाइंड करना है। लेकिन अगर दोनों गैसेज इकट्ठी आ जाए तो फिर बाइंड कौन करेगा? जिसकी हीम ग्रुप के साथ एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से तकरीबन 200 to 250 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी रखता है, ग्रेटर अट्रैक्शन रखता है विच HB। यानी अगर ये थोड़ी सी भी अमाउंट में आएगा तो यही बाइंड करेगा हीम ग्रुप के साथ। इस वजह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है तो ऑक्सीजन को हीम ग्रुप के साथ बाइंड करने के लिए जगह नहीं मिलती, तो और उसकी जगह क्या बाइंड कर जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका इफेक्ट क्या होगा? तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जब टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारी बॉडी के हर टिश्यू को जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो फिर बहुत सारे सिम्टम हमें नज़र आना शुरू होंगे, और उन सिम्टम के मजमूए को हम कहते हैं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मरी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था कि बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से ना ट्रैफिक जैम हो गई, तो लोग बर्फ़ के अंदर फंस गए। तो वो जो लोग थे उन्होंने गाड़ियों के अंदर ना हीटर चलाना शुरू कर दिए, क्योंकि बाहर सर्दी थी। ज़ाहिर बात है उन्होंने जब गाड़ियों के अंदर हीटर चलाए तो शीशे बंद करके चलाए होंगे। तो थोड़ी देर बाद उन फैमिलीज़ की ना, काफ़ी सारी फैमिलीज़ की इसी वजह से डेथ हुई। तो डेथ की जो वजह बनी है, क्योंकि कार बंद है, उसमें जब हीटर को चलाया जाएगा तो थोड़ी देर बाद आप कह सकते हैं वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बंद होना शुरू हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये हालत फेस करना पड़ जाए तो वो बेशक हीटर चलाए, लेकिन हल्का सा शीशा ओपन रखे ताकि कार के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो एक ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी है इसमें। तो बहरहाल हुआ क्या कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू होगी, इट इंटर द बॉडी, ये बॉडी में इंटर होगी इनहेलेशन, सांस के जरिए से, एंड बाइंड विद
HB, और हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करेगी विथ मच ग्रेटर एफिनिटी देन ऑक्सीजन। तो इसकी जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो ऑक्सीजन से बहुत हद तक ज़्यादा है। इसका इफेक्ट क्या होगा? दिस बाइंडिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है जिसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, तो वो कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन किसने ले लिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो जाहिर बात है टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, लीडिंग टू टिश्यू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी को, या इसको ऑक्सीजन डेप्रिविएशन भी कहा जाता है कि ऑक्सीजन से टिश्यू महरूम होना शुरू हो गए। हाइपोक्सिया डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है। तो जब टिश्यू को हाइपोक्सिया हो गया तो ये CO2 पॉइजनिंग का बाइस बनेगी। CO2 पॉइजनिंग में जो हमें सिम्टम अलामत नजर आती हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, नौजिया, मतली होना, कन्फ्यूजन्स, इंसान परेशान होता है भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस मुश्किल से आता है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द शुरू हो जाते हैं, और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इंसान के जो होशोवास है, इंसान अपने होशोवास को खो बैठता है, फिर वो डिसाइड नहीं कर पाता भाई मैं करूँ क्या। और फिर अगर ये कंडीशन थोड़ी ज़्यादा देर तक रहे तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाएगा, इवन डेथ भी हो जाएगी। तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का आर्टिकल है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, वैसे इसको होना डिटेल के साथ चाहिए था लेकिन आपकी बुक में इसको बहुत शॉर्टली डिस्कस किया गया, ब्रीदिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है जो हमारे पास बर्ड्स का मैं पूरा रूट बना, जैसे मैं कहता हूँ ये एक परिंदा है और ये उसकी सांस की नाली है। यहाँ सांस की नाली के लिए भी हम ट्रेकिया का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमारी सांस की नाली फिर दो ब्रांचेस में तकसीम होती है और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाती है, लेकिन परिंदों की जो सांस की नाली है वो डायरेक्टली फेफड़ों में ऑक्सीजन को नहीं लेके जाती है, बल्कि जहाँ आप कह सकते हैं सांस की नाली एंड होती है वहाँ छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं जिनको कहा जाता है एयर सैक्स। तो सबसे पहले हवा इन एयर सैक्स में आती है, फिर ये एयर सैक्स कनेक्ट होती है फेफड़ों के साथ, तो हवा फिर इन एयर सैक्स से फेफड़ों में आती है और फिर फेफड़ों से गुजरने के बाद फिर हवा दोबारा एयर सैक्स में आती और यहाँ से फिर ट्रेकिया के ज़रिए से या माउथ के ज़रिए से बाहर चली जाती। अच्छा, जो हमारे पास एयर सैक्स हैं बैक साइड पे उनको पोस्टीरियर एयर सैक्स कहा जाता है और जो आगे हैं उनको एंटीरियर कहा जाता है। तो आप ये समझ लें कि बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो मेन कंपोनेंट है, एयर सैक्स और लंग्स। तो बर्ड्स हैव लंग्स, एयर सैक्स। तो रूट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एयर जो बाहर से आ रही है, ठीक है, पहले किस में जाएगी? पोस्टीरियर एयर सैक्स में जाएगी और वहाँ से फिर लंग्स में जाएगी, फिर एंटीरियर में आएगी और फिर यहाँ से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब अगर देखा जाए हमारे पास जो हवा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और डायरेक्शन क्या है? पोस्टीरियर टू एंटीरियर एयर सैक्स। दाखिल किस साइड से हो रही है? पोस्टीरियर साइड से, और जा किस साइड से रही है? एंटीरियर से, बाहर की तरफ निकल रही है। तो यही वर्ड है कि एयर फ्लो इन वन डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास लंग्स होते हैं इनके अंदर ना दो तरह की नालियाँ हैं। इनके अंदर एक हवा की नाली है, ठीक है, और इनके अंदर एक खून की नाली है। खून की नाली है, क्लियर। हवा की नाली में ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड की तरफ। पोस्टीरियर पीछे को कहा जाता है, एंटीरियर आगे। लेकिन जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हवा और ब्लड एक दूसरे के लिहाज से एक एक्सचेंज बनाती हैं, उसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है कि हवा और ब्लड ने गैसेस का एक्सचेंज करना है। हवा से ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जा रही। ये तो एक्सचेंज का मतलब है कि हवा और ब्लड के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। करंट कहते हैं फ्लो करने को, ठीक है। काउंटर कहते हैं अपोजिट। तो यहां दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप कह सकते हैं ब्लड फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से एयर फ्लो इन लंग्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, और इस अपोजिट फ्लो करने की वजह से जो गैशियस एक्सचेंज है वो एफिशिएंटली होता है। गैशियस एक्सचेंज क्या होता है? एफिशिएंटली होता है, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि हमारे पास ये हवा है,
ये ब्लड है, ठीक है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते तो अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होती तो ब्लड फिर भी एक्सचेंज ना कर पाता, और अगर ब्लड की स्पीड ज़्यादा होती फिर भी हवा ब्लड के साथ सही तरह एक्सचेंज नहीं कर पाती, ठीक है। तो दोनों की सेम स्पीड होनी चाहिए, लेकिन सेम स्पीड में भी नुकसान ये है कि ब्लड का वही कंपोनेंट हवा के उसी कंपोनेंट के साथ रहेगा। क्लियर? यानी ब्लड का फिर कोई और कंपोनेंट उस हवा के और कंपोनेंट के साथ नहीं आएगा। यानी जैसे मैं कहता हूँ अगला पोर्शन जब सेम स्पीड पे जा रही है तो ये कैप के साथ रहेगी, ये जो बॉडी के साथ, और ये बैक के साथ रहेगी। क्लियर? ये भी यानी स्पीड कम ज़्यादा हो तब भी नुकसान, सेम हो तब भी नुकसान। वजह क्या है? क्योंकि अगर सपोज एक ही पोर्शन इसके सामने रहे, हो सकता है यहाँ से गैसियस एक्सचेंज सही अंदाज में हो जाए, यहाँ ना हो, और ये वाला पोर्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो फिर जाहिर बात है इसमें तो सही एफिशिएंसी होगी, इसमें सही एफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ हो ऐसे, तो फिर एयर का हर हिस्सा ब्लड के हर हिस्से के साथ से गुजरेगा। अगर मैं कहता हूँ कि ब्लड का कोई हिस्सा एक्सचेंज के लिहाज से कमज़ोर है, उसमें ऑक्सीजन थोड़ी सी कम है या व्हाट्सएवर जो भी वजह है, या हवा का कोई हिस्सा कमज़ोर है या उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर कमज़ोर हिस्सा हो, ताकतवर हिस्सा हो, तो कमज़ोर ताकतवर के सामने से भी गुजरेगा, ताकतवर के सामने से भी गुजरेगा, और कमज़ोर के सामने से भी गुजरेगा। ऐसे तो मैक्सिमम एक्सचेंज होगा। इस वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है गैसियस एक्सचेंज के हवाले से या ऑक्सीजन को हासिल करने के हवाले से। एक तो उसमें क्या हो रहा है, काउंटर करंट एक्सचेंज हो रहा है कि उसमें हवा और ब्लड के फ्लो अपोजिट है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस मोस्ट एफिशिएंटली हो रहा है। क्लियर? और यही वजह है। दूसरा, ये जो वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर है इन लंग्स, ये भी आप कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैसे? हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैं आप लोगों के सामने ना दो सिचुएशन है, तो आप लोगों ने बताना है कि इसमें वेंटिलेशन सही अंदाज में, एक कमरा है उसका एक दरवाज़ा है, ठीक है, और एक कमरा है उसका एक दरवाज़ा है और एक खिड़की है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि दो सिचुएशन में अगर आपको कहा जाए कि कमरे की वेंटिलेशन जो है, हवा का जो आना जाना है, वो किस कमरे के अंदर सही अंदाज में होगा, तो सारों का आंसर बी वाला होगा कि एक तरफ से हवा आ रही है और दूसरी तरफ से जा रही है। तो ये ऐसा कमरा हमेशा फ्रेश एयर रखेगा। लेकिन यहाँ आपने देखोगे जो बंद कमरे होते हैं उसमें हवा आ तो रही होती है, लेकिन फिर भी हबस वगैरह हो जाता है सही वेंटिलेशन ना होने की वजह। तो इंसानों के फेफड़े इस तरह के हैं और परिंदों के फेफड़े इस वजह से। इस वजह से इंसानों के फेफड़ों में हमेशा फ्रेश एयर नहीं रहती, बल्कि मिक्स हवा रहती है, पुरानी और नई का, और यहाँ हमेशा फ्रेश एयर रहती है। इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ना 116 mm ऑफ मरकरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, लेकिन जब वो हमारे फेफड़ों में आता है, चूंकि वहाँ कुछ हवा ऑलरेडी पहले पुरानी हवा, यूज्ड एयर या बासी हवा होती है, तो उसके साथ मिलके ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। हमारे एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है, तो हमारा जो ब्लड है वो 105 mm ऑफ मरकरी के साथ गैसियस एक्सचेंज कर। और ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा उतनी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद Hb उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर? तो ये रीज़न समझ आ गई कि हमारे फेफड़ों में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्यों कम होता है, उसकी वजह यह है हमारे फेफड़ों में वेंटिलेशन सही अंदाज में नहीं होती। यहीं हवा आती है और यहीं से फिर इस हवा को बाहर निकाला जाए, तो हवा जितनी मर्जी ज़ोर से बाहर निकल जाए, थोड़ी सी हवा फिर भी बाकी रहती है। क्लियर? हमारे फेफड़ों में फेफड़े सांस निकालने के बाद भी मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होते। तो अगर पुरानी हवा है तो जो फ्रेश एयर होगी तो वो जो पुरानी के साथ मिलेगी तो ओवरऑल मिक्सिंग ऑफ एयर हो जाएगी और ऑक्सीजन के जो कंटेंट है मिक्सिंग के बाद अच्छे अंदाज में नहीं बने। लेकिन परिंदों के फेफड़ों के अंदर जो हवा आएगी वो 160 mm ऑफ मरकरी वाली भी आएगी, क्योंकि जो यूज्ड एयर है वो दूसरी तरफ से निकल रही है। इस वजह से अगर देखा जाए हमारे फेफड़ों में 105 mm ऑफ मरकरी वाली हवा है और यहाँ 116 mm ऑफ मरकरी वाली हवा है, तो ज़्यादा बात है परिंदों के जो फेफड़े हैं उसमें Hb की ऑक्सीजनेशन अच्छे अंदाज में होगी। इसका फ़ायदा क्या है, जब हम किसी हाई पोजीशंस पे जाते हैं तो हाई पोजीशन पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो और कम हो जाता है। तो और कम होने की वजह से जब हम उस हवा में सांस लेते हैं तो उस हवा के अंदर हमारे सांस के अंदर मज़ीद ऑक्सीजन कम हो जाती है। सपोज कर लेते हैं हमारे जो आप कह सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया 105 mm ऑफ मरकरी, एक्सपोज वैल्यू है, ठीक है। जब ये हवा हमारे फेफड़ों में जाएगी तो फेफड़ों में ये 99 mm ऑफ मरकरी रह जाएगा।
फेफड़ों में जाके तो जब पुरानी हवा के साथ उसने मिक्स होना है तो प्रेशर क्या हो जाना है, कम हो जाना है। तो हमारे लिए सांस लेना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है जितना पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा ऑक्सीजन की बाइंडिंग उतनी कम होती जाएगी, हमारे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जाएगी। हाँ, परिंदे इसमें अगर 105 पर जाते हैं तो वो 105 ही उनके हवा का पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर होगा। इस वजह से परिंदे हाई एल्टीट्यूड पे भी होते हैं ना, तो उनके लंग्स के अंदर फिर भी बहुत अच्छी ऑक्सीजनेशन हो रही होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो यही वजह है दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग, ये जो ब्रीदिंग का सिस्टम परिंदों को दिया गया, एनेबल द बर्ड्स टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एट इवन हाई एल्टीट्यूड। इवन हाई एल्टीट्यूड पे भी ना, हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर भी जाके ऑक्सीजन की उनके अंदर डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो बड़ी प्रॉपर्टी है। एक तो उनके फेफड़े, उसकी वेंटिलेशन अच्छे अंदाज में है, दूसरों के फेफड़ों में ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है वो भी बहुत अच्छे अंदाज में हो रहा है। तो ये हमारा आर्टिकल है ब्रीदिंग इन बर्ड्स का। तो आप लोगों ने इन दोनों आर्टिकल्स को तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।